फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th यूनिट 1। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको क्लास 11th प्लस क्लास 12th के सारी एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, और अगर कोई बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो हर एक चीज़ अच्छे से याद भी हो जाएगी। ठीक है, जब पढ़ेंगे उस टाइम ही याद हो जाएगी। और अगर याद नहीं होती, अगर आपको रिवीजन बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा करेंगे कि साइड में एनसीईआरटी के साइड में जो भी स्पेस मिलता है, ठीक है, उसमें जो भी अंडरलाइन किया हुआ है या फिर जो मैं पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे साइट पे मिल जाएगा, जो जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साइड में हर एक चीज़ को अच्छे से लिखना है ताकि जब शॉर्ट नोट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम ना लगे हमें रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस यूनिट में पहले हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है द लिविंग वर्ल्ड। फिर हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ना है प्लांट किंगडम, फिर पढ़ना है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो वन बाय वन हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। और फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। हर एक यूनिट में एक साइंटिस्ट का नाम होता है। ठीक है ना, हर एक यूनिट में एक साइंटिस्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। तो इस यूनिट में जो साइंटिस्ट है वो है हमारे अर्नेस्ट मेयर। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो जितना लिखा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है ना, बस उसको ही पढ़ के जाना है। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आते, जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें वेल प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप भी अपने बुक में हाईलाइट कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, तो इनके बारे में क्या जानना है? इनके बारे में ये जानना है कि इनका जन्म कब हुआ था। 5 जुलाई 1904। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ था? कैम्पटन, जर्मनी में। ठीक है, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। और एक नाम इन्हें और दिया जाता है, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेल्जन प्राइज़ 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में और क्रैफोर्ड प्राइज़ 1999 में इन्होंने अपने नाम करवाया था। ठीक है ना, मतलब इन्हें मिला था। ठीक है, तो ये 3 प्राइज़ इन्हें मिले थे, इसलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। इनके बारे में बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिए। आगे हम टेक्स्ट पे जाते हैं। तो पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके कंटेंट को देखेंगे। ठीक है, कंटेंट पढ़ने के बाद पढ़ना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम इस चैप्टर में आखिर पढ़ क्या रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते कहीं और चले जाते हैं और सब चीज़ फैल जाती है। ठीक है ना, रायता सा फैल जाता है। तो हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिविंग, फिर हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, फिर पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम पढ़ेंगे जैसे कि टेक्सोनॉमी करना इजी हो जाता है, क्या क्या एड्स जरूरी होते हैं टेक्सोनॉमी करने के लिए। ठीक है, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा बस मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इंट्रो है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे ये पूरा चैप्टर समझाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इंडीड इज लाइफ। ठीक है, तो लाइफ वास्तव में है क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि लाइफ वास्तव में है क्या। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो आंसर खोजता है किसके बारे में? व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या है जिसे कि लिविंग अपोज कर रहा है नॉन लिविंग को, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सीधा सा हम ये समझ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कैसे है भाई। तो ये जो आंसर है इसका जो आंसर कहाँ पे मिलेगा? जब हम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ इज। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आप जितने भी लोग से पूछोगे, ठीक है ना, आप एक लोग से पूछे तो उसका आंसर कुछ और बता रहा है, आप दूसरे से पूछ रहे हो तो उसका आंसर कुछ और मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिलोसॉफिकल, इसमें डिबेट भी हो सकता है कि हाँ ये पर्पस है लाइफ का, वो पर्पस है लाइफ का। ठीक है, तो इसलिए ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्टिंग आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, साइंटिस्ट होने के नाते जो साइंटिस्ट हैं वो सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। किसको अटेम्प्ट करेंगे? हम बस इतना देखेंगे कि लिविंग क्या है और लिविंग क्या है ये अटेम्प्ट करेंगे, और इससे सारे जितने भी क्वेश्चन है उस सारे के सॉल्यूशन उसमें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी अब क्या बोलती है व्हाट इज लिविंग पे, तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जैसे ही हम लिविंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? हमारे मन में आता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में आता है कि वो ग्रोथ करना चाहिए, उसे रिप्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, सेंस अपने इन्वायरमेंट के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारे माइंड में आता है। और कुछ और पॉइंट्स हम इसमें जोड़ सकते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी हम इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इन सब पॉइंट में जो भी मेन पॉइंट है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग और नॉन लिविंग की, वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है ना, तो पहला जो है वो हम देखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी ग्रोथ के बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना, तो ग्रोथ के बारे में क्या? इंक्रीज इन द मास एंड द नंबर इन
इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, ग्रोथ में इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, ठीक है ना, ये दोनों जो है ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो सेल डिवीजन करके ग्रो करते हैं, ठीक है। और प्लांट में इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ के बेसिस पे यही डिफरेंस है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब उसके लाइफ स्पेन तक ग्रो होगी, ठीक है ना। बट एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है, एनिमल में एक खास टाइम पीरियड पे ही ग्रोथ होती है, ठीक है ना, एक खास टाइम पीरियड तक ग्रोथ होगी, बट सेल डिवीजन चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं, इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज, ठीक है, कुछ सर्टेन एज है, ओल्ड एज कोई भी हो जाता है तो वहाँ तक वो ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि मतलब एडल्सेंस के कुछ साल के बाद तक फिर ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन बनना ही बंद हो जाता है, तो ग्रोथ होता ही नहीं है, बट सेल डिवीजन चलता रहता है। सेल डिवीजन क्यों चलता है ये देखते हैं, सेल डिवीजन ऑकर इन द सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, ठीक है। तो टिश्यू में जो भी सेल मर गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन चलता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। वन कैन इजीली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जब भी अगर हम ग्रोथ को चेक करना चाहते हैं तो इन विट्रो यानी कि लैब में हम उसके बस सेल के नंबर को काउंट कर लेंगे तो वही उसका ग्रोथ है, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी यहाँ पे क्या कहना चाहती है मैं बताता हूँ। अगर आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही लगभग सेम चीज़ है, ठीक है। अगर आप एक बैक्टीरिया को ले लें, जैसे एज एग्जांपल अमीबा, अगर हम अमीबा को देखते हैं तो रिप्रोडक्शन अगर देखते हैं तो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता है, और जैसा कि वो सिंगल सेल है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सिंगल सेल को हम कैसे उसके ग्रोथ को कैसे देख सकते हैं, बाय सिंपली काउंटिंग इट्स सेल नंबर, ठीक है। तो अमीबा अगर ग्रो करेगा तो वो सेल डिवीजन करेगा सबसे पहले, और सेल डिवीजन करेगा तो वो खुद ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन जो है वो खुद ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ग्रोथ भी हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे बाइनरी फिजन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसका ग्रोथ भी ज़्यादा हो रहा है, अगर बाइनरी फिजन कम हो रहा है तो ग्रोथ भी कम हो रहा है, यानी कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम नहीं बता सकते कि कौन रिप्रोडक्शन है और कौन सा ग्रोथ है, ठीक है। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, बट मल्टी सेल्युलर में ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है, और टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, और हम नेट ग्रोथ देखते हैं, ठीक है ना। सेल के बेसिस पे ग्रोथ नहीं देखेंगे, हम नेट ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि रिप्रोडक्शन, ये चीज़ याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, किसके लिए है, फॉर हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो हायर प्लांट्स एंड एनिमल कहने का मतलब मल्टी सेल्युलर प्लांट्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रोथ की बात हो रही है उसमें हम देखते हैं कि हमें याद रखना पड़ेगा कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन बॉडी मास, ठीक है। बॉडी मास बढ़ रहा है तो वही ग्रोथ है यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर द ग्रोथ, ठीक है। तो अगर हम ग्रोथ को ले रहे हैं कि सिर्फ बॉडी मास बढ़ रहा है तभी ग्रोथ हो रहा है, तब हम ये बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे, माउंटेन्स, बॉर्डर्स एंड सैंडमोन्स डू ग्रो, ठीक है, ये सब भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल अगर सरफेस पे हो गया तब नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्यूमुलेशन हो गया तो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ इनसाइड होता है, ठीक है ना। यहाँ मैं साइड में बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग है तो ग्रोथ जो होगा वो होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, इंट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक यानी अंदर से ग्रोथ होगा, अंदरूनी ग्रोथ होगा, ठीक है ना। अगर नॉन लिविंग होगा यही, ठीक है, अगर नॉन लिविंग होता है तो ये ग्रोथ एक्सटेंसिक होती है, ठीक है ना, यही ग्रोथ एक्सटेंसिक होगी, मतलब बाहरी ग्रोथ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ और नॉन लिविंग में एक्सटेंसिक ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं कि अगर हम बॉडी मास को लेते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ अगर हम बॉडी मास के लिए लेते हैं कि अगर बॉडी मास में इंक्रीजमेंट है वही ग्रोथ है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बट अगर हम लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होती है तो हम बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों, कंडीशन देखना पड़ेगा ना यार, मतलब अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ लेते हैं तो ही हम बता सकते हैं, ठीक है ना, एक मिनट, अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ लेते हैं तो ही हम बता सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की हो सकती है। बट अगर हम एक्सटेंसिक ग्रोथ लेते हैं तो हम कभी नहीं बता सकते कि वो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम
यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेप्शन आ गया ना, एक्सेप्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो फिर हम नहीं ले सकते हैं ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो हम आगे वाले कैरेक्टर पर देखेंगे, बट पहले आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते हैं हम डिफाइन करने के लिए कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कंडीशंस अंडर विच कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। इसमें कंडीशन लेना पड़ेगा, जैसे इस इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है, अगर हम इसे ले लें कैरेक्टरिस्टिक कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो फिर हो सकता है हाँ ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। बट अगर हम सिर्फ ग्रोथ को ले लें तो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो आगे एंड देन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। और फिर हम बाद में समझ सकते हैं कि ये एक लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ एक लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ए डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स और डेड ऑर्गेनिज्म, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। नॉन लिविंग थिंग्स होता है जो कभी लिविंग हुआ ही नहीं, ठीक है। बट जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है जो पहले लिविंग था बट अब लिविंग नहीं है, तो वो होता है डेड ऑर्गेनिज्म, और डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक। लाइकवाइज इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मान सकते हैं कि ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब देखेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है ये बाद में पता चलेगा। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोजेनी का प्रोडक्शन करने का एक प्रोसेस है, जिसमें जो प्रोजेनी होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है पेरेंट्स के, ठीक है। अगर सिमिलर होगा, पेरेंट सिमिलर वर्ड यूज़ किया, सेम या फिर आइडेंटिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है वो पेरेंट्स के प्रोजेनी, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग होता है, ठीक है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ही मोर और लेस सिमिलर होता है, ठीक है, सेम तो होते नहीं है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, ठीक है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें दोनों ही आ जाते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, ठीक है। जितने भी वो एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसके थ्रू फंजाई जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स यानी एसेक्सुअल मीन्स, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है अभी जो आने वाला है, ठीक है। तो पहले तो फंजाई का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फंजाई मल्टीप्लाई इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखते हैं कि इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम बडिंग देखते हैं, ठीक है। तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है, ठीक है। अब ये बडिंग कैसे होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बडिंग कैसे होता है, ठीक है। मान लो ये ईस्ट है, ठीक है, ये है ईस्ट, ठीक है। तो इसके साइड से एक बर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, और ये बर्ड जो है ये इवेंचुअली फिर ब्रेक हो जाएगा और एक नया ईस्ट बना लेगा, ठीक है। ये इवेंचुअली ब्रेक होकर एक नया ईस्ट फॉर्म कर सकता है। और हाइड्रा में हम देखते हैं तो हाइड्रा में भी कुछ ऐसा ही होता है, ये है हाइड्रा, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पर एक छोटा बर्ड आ जाता है, ठीक है। जब एसेक्सुअली मीन से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर ये जो बर्ड है ये इवेंचुअली ब्रेक हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ही ऐसा होता है। और ईस्ट और हाइड्रा इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम बडिंग देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया जैसे जिसको हम लोग फ्लैटवॉर्म्स भी बोलते हैं, मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस में आता है इसलिए हम उसको फ्लैटवॉर्म्स बोलते हैं। इसमें होता है ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। इसका मतलब फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसके बॉडी पार्ट से अगर कोई भी बॉडी पार्ट टूट गया, ठीक है, तो वो फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। इसमें दो रीजनरेशन होता है, एक ट्रू रीजनरेशन, एक फॉल्स रीजनरेशन। तो फॉल्स रीजनरेशन में क्या होता है, जनरली वो फॉल्स रीजनरेशन नहीं होता, वो होता है इनकम्प्लीट रीजनरेशन, ठीक है। तो उसको हम लोग फॉल्स रीजनरेशन भी बोल देते हैं। तो ट्रू रीजनरेशन क्या होता है, जब एक बॉडी पार्ट से पूरा बॉडी
रीजनरेट कर जाए तो वो होता है ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। और इनकम्प्लीट रीजनरेशन क्या होता है, जब एक बॉडी पार्ट से बस वही वाला बॉडी पार्ट रीजनरेट करे, ठीक है। मतलब एक बॉडी पार्ट टूट गया तो वही बॉडी पार्ट रीजनरेट करे, जैसे कि टेल ऑफ लिजार्ड। टेल ऑफ लिजार्ड अगर कभी ब्रेक हो जाता है तो वहाँ से सिर्फ टेल ही निकलेगा, पूरा बॉडी उस टेल से नहीं बन सकता, तो वो है इनकम्प्लीट रीजनरेशन। बट कंप्लीट रीजनरेशन में क्या होगा, अगर प्लेनेरिया कहीं से टूट गया तो वो एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। तो वो होता है कंप्लीट रीजनरेशन। अब हम देखते हैं फंजाई के बारे में। तो द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गे एंड द प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस, ठीक है, ऑल आर इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो सारे जो हैं वो फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन, फंजाई भी। तो फंजाई में यहाँ पे हम दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, एक तो एसेक्सुअल स्पोर से भी कर सकते हैं और एक फ्रेगमेंटेशन से भी कर सकते हैं। मतलब एक फ्रेगमेंट अगर उनका कहीं पे टूट गया तो फिर वो वहाँ पर वो फंजाई का कॉलोनी बना लेगा या फिलामेंटस एल्गे वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। when it comes to यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया पे आता है या यूनिसेलुलर एल्गे या फिर अमीबा के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीज़ होती है, किसके लिए, यूनिसेलुलर के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, और वही जो होता है वो यूनिसेलुलर का ग्रोथ भी कहलाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है ग्रोथ जो है वो सेल नंबर या फिर मास अगर बढ़ रहा है तो उसको ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है ना। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स, मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्लियर नहीं है कि कब हम ग्रोथ यूज़ करें और कब रिप्रोडक्शन वर्ड को यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम ही होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों डिफरेंट एक्सक्लूसिव इवेंट होता है बट उसमें सेम ही होता है, ठीक है। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब हम वापस रिप्रोडक्शन पे आ रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, जैसे म्यूल, जैसे स्टेराइल वर्कर बीज, ठीक है, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो ये सब नहीं कर सकते हैं रिप्रोड्यूस। तो ये सब नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन को भी अब हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में नहीं रख सकते। पहले तो ग्रोथ के बारे में हमने बात किया था कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, अब रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कंट्राडिक्शन क्या आ रहा है कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल कपल, ये जो होता है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब अब रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखा जा सकता है कि यही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, ठीक है। मगर फिर भी क्या देख सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कैपेबल नहीं होते रिप्रोड्यूसिंग या रेप्लिकेटिंग के। तो मतलब थोड़ा बहुत नहीं हाँ करके माना जा सकता है कि हाँ चलो रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है, बट विदाउट एनी एक्सेप्शन बोलना ये सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अब जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं, ठीक है। उनके अंदर सारे केमिकल्स कंपोजिशन होते हैं, सेल जो है वो भी केमिकल है, टिश्यू वो भी केमिकल है, ठीक है। तो पूरा बॉडी अल्टीमेटली केमिकल से ही बना है। दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन, etc आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इंटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बनते भी हैं और वो दूसरे कंपाउंड्स में चेंज भी होते हैं। जैसे अगर कोई प्रोटीन बनता है तो वो दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को मिला के या अपने ही चेन को बना के बढ़ाकर वो दूसरा सब्सटेंस बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सेल, पहले सेल, फिर सेल से टिश्यू बना, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना और ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही सारे जो केमिकल कंपाउंड्स है वही चेंज होते होते ये सारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा जो बॉडी है वो केमिकल से ही बना है, ठीक है। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो यही जो केमिकल कन्वर्जन है, फॉर्मेशन है और कैटेनेशन है, ठीक है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उसको हम बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बॉडी में होते हैं उसके लिए खास pH चाहिए होता है, खास टेम्परेचर चाहिए होता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वही मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मेटाबॉलिक बोलने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो एनाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एक एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म मीन्स होता है फॉर्मेशन
ठीक है। और कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, लिसिस, टूटना, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, लिसिस मीन्स टूटना, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना क्या है, कैटाबॉलिज्म है। और कहीं फॉर्मेशन होगा तो वो एनाबॉलिज्म है। और जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वही क्या होता है, समेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दोनों का इंटीग्रेशन या समेशन वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वही जो होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो जितने भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism, ठीक है। तो बहुत सारे thousands of metabolic reaction जो है जो एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं और होते रहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। बी दे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, या तो वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, मेटाबॉलिक रिएक्शन सभी में होंगे, ठीक है। ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जितने भी प्लांट्स है, फंजाई है, माइक्रोब, बैक्टीरिया जो भी है, सारे ही मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, जितना भी केमिकल रिएक्शन है चाहे वो एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, ठीक है। तो ये सारे का सम जो होता है वो क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग सेल फ्री सिस्टम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको हम लोग सेल फ्री यानी टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म, इन विट्रो में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। ना तो वो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट